लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर रेशियो एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैं आपको बोलता हूँ, हमने क्लास 11th में सबसे फाइनल में जाकर क्या बनाना सीखा था? फाइनल अकाउंट। यस और नो? फाइनल अकाउंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या सीखी थी? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, कोई आप में से मुझे बताएगा कि बैलेंस शीट हमें क्या शो करता है? So financial position. वेरी गुड। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंट्स का दो ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एक होता है टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, बैलेंस शीट में ये वाला साइड हमारा लायबिलिटी साइड रहता है, ये वाला साइड हमारा एसेट साइड रहता है। एसेट साइड में हमारे पास मेजरली दो तरीके के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, जिसको हम पढ़े लिखों की लैंग्वेज में नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। मतलब वो जो गंवार लोग होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। तो अब ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या कहलवाना है अपने हाथ को। तो नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सिमिलरली लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या रहता है? लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल रहता है, और दो तरीके की लायबिलिटी रहती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, गंवार लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। क्या बैलेंस शीट में आपने इसके अलावा कोई चीज देखी है? नहीं देखी, जनरली होती भी नहीं है। ठीक। नाउ लेट्स अज्यूम हमने 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाना सीख लिया, और हमें पता है बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास 80,000 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स हैं और 20,000 करोड़ के मेरे पास करंट एसेट्स हैं। इन टोटल 100,000 करोड़ हो गया। अब आते हैं इधर पे, मेरा जो करंट लायबिलिटीज है वो 35 है, 35,000 करोड़। नॉन करंट लायबिलिटी जो है लेट्स अज्यूम 40,000 करोड़ है, तो 75 हो गया, तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 25। ये बैलेंस शीट सही है? इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं है, मोटा मोटा सही है सर बैलेंस शीट। क्या इस बैलेंस शीट को देखकर आप मुझे, ये हमको बनाना तो आ गई, पर क्या इसे देखकर आप मुझे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है? आप में से कोई बता सकता है? सर शायद अच्छी है क्योंकि इसके पास नॉन करंट एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है इन कंपैरिजन टू एसेट्स। ओके, ओके, टेकन, पॉइंट टेकन। एनीवन एल्स? किसी पास और कोई पॉइंट है? नहीं है अभी दिमाग में। सो देखो, नेहल ने क्या बोला कि सर बिजनेस की पोजीशन अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं है। कैसे नहीं है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास करंट लायबिलिटीज इसमें कितनी है? 35। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? ऐसी लायबिलिटीज होती है जिसको हमें अभी राइट नाउ थोड़े टाइम में पे करना पड़ेगा, विद इन 12 मंथ्स और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसको पे कैसे करेंगे हम? थ्रू कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। और वो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कहाँ से आता है? करंट एसेट्स में होता है। यस और नो? ठीक। तो अगर मुझे इस करंट लायबिलिटी को पे करना पड़े तो मेरे पास क्या सफिशिएंट पैसा है? मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब अगर ये लोग मुझसे पैसा मांगने लग जाएं तो मेरे पास सफिशिएंट पैसा तो है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने फिक्स्ड एसेट्स को तोड़ना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा। और आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आपको अपने बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए या अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए अगर आपको अपने घर के एसेट्स या बिजनेस के एसेट्स बेचना पड़ जाए, तो ये पोजीशन अच्छी है या बुरी है? अच्छी नहीं है ना? क्योंकि सर बिजनेस सही काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला ये पोजीशन अच्छी नहीं है, गंदी सिचुएशन, अच्छी यक, अच्छी बैलेंस शीट नहीं है। लेकिन नेहल तो बोल रही थी सर अच्छी बैलेंस शीट है, तो नेहल ने भी कुछ सोच कर बोला। तो अच्छी भी है। कैसे अच्छी है? आप देखिए, आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो मुझे फ्यूचर में थोड़े टाइम के बाद पे करनी है, वो कितनी है? 40। और उसको पे करने के लिए जो मेरे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स है वो कितने हैं? 80, जस्ट डबल है। इसका मतलब मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि मेरे बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो मेरी अच्छी है, गुड, या फिर बोलूं वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो
करंट नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो कम है, और फिक्स एसेट्स मेरे पास बहुत है, तो मैं इनका यूज करके फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकता हूं। लेकिन मेरे बिजनेस की शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है ये एडवर्स है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है मेरी पोजीशन, है ना। सो एज ए इन्वेस्टर इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, मैं शॉर्ट टर्म में तो इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये क्रंच सिचुएशन फील कर रहा है। पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोच सकता हूँ कि यस मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अपना पैसा लगा सकता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोजीशन जो है वो काफी अच्छी दिख रही है कि लॉन्ग टर्म में इनके पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो इस पोजीशन का यूज करके वो अब फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हैं। यस और नो। तो देखिए क्या हुआ, 11th क्लास में आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा, लेकिन जब उस बैलेंस शीट को देखकर मैं ये बता ही नहीं सकता हूँ कि बिजनेस का पोजीशन अच्छा है या बुरा है, तो फिर हम किस चीज के अकाउंट्स के स्टूडेंट हुए या कॉमर्स के स्टूडेंट हुए। सो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है, और वही एक टूल है जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रेशो एनालिसिस। तो अब तक मैंने तुमको जो भी बताया इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, रेशियो एनालिसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं। सर प्रॉफिट हाँ और जी, लॉस का, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का आइडिया आइडिया के लिए। आइडिया लेने के लिए कि हमारे बिजनेस का पोजीशन कैसा है। सो रेशियो एनालिसिस क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, रेशियो एनालिसिस अब होता क्या है, रेशियो एनालिसिस इट इज अ टूल which helps in analyzing the financial performance and position of the business। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सर कैसे रेशो, रेशो होता क्या, हम सबने मैथ्स में रेशो पढ़ा है ना, तो कोई बता सकता है क्या होता है, रेशो होता क्या है। एक अ, हाँ एक बोलो बोलो। चीज के एक चीज को देख के दूसरी चीज को कंपेयर करना, या एग्जैक्टली उसके मैं तुम्हारी कंपैरिजन में बात कितना समझ होगा। परफेक्टली। सो रेशो क्या होता है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कंपेयर the two dependent or independent variables। अब ये डेफिनेशन तो बुक वाली हो गई। तो क्या बोल रहा है, रेशो होता क्या है, रेशो एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो हमको, वो नंबर हमें क्या करता है, कंपेयर करता है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बता देता है। वो जो दो वेरिएबल मतलब क्या, वो जो दो चीजें से निकल होंगे, सिर्फ दो चीजों में कंपेयर करना। जैसे अगर मैं बोलूं कि हरीश और कुशाग्र का जो एज है वो 2:1 है, इसका मतलब क्या है कि अगर कुशाग्र की एज 1 है तो हरीश सर की एज 2 होगी। अगर कुशाग्र की एज 10 ईयर्स है तो हरीश सर की एज 20 ईयर्स होगी। अगर कुशाग्र की एज 20 ईयर्स है तो हरीश सर की एज 40 ईयर्स होगी। तो ये क्या कर रहा है, ये जो नंबर है, जो 2:1 नंबर है, ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है। सो रेशो क्या होता है, रेशो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो हमें किस चीज में हेल्प करता है, दो चीजों को आपस में कंपेयर करने में, जो वेरिएबल होता है उनको कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है। एम आई क्लियर ऑन दिस। ओके। सो एक्सप्रेशन ऑफ रेशोज, एक्सप्रेशन ऑफ रेशोज, रेशोज को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बताया, लाइक अभी 2:1, 3:1, है ना, 3:2, 5:3, ये सब क्या है, रेशो है। यस और नो। इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ रेशो।
आपने वर्ड सुना है ना 20%, क्या ये 20% भी एक रेशो है? यस, ये भी रेशो है, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है? 20% मीन्स अगर कोई चीज 100 है तो ये उसका 20th पार्ट है। यस और नो? सो ये भी एक तरीके का रेशो हो गया। तो रेशो को और कैसे परसेंटेज फॉर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, लाइक 10%, 15% वगैरह वगैरह। तो परसेंटेज भी एक रेशो का फॉर्म होता है। और कौन सा रेशो का फॉर्म होता है? टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो जैसे मैं बोलूं माई एज इज 2 टाइम्स मोर देन योर एज, तो टाइम्स बोल रहा हूँ मतलब आपकी जो भी एज होगी, अब हम दोनों के बीच का एज का कंपैरिजन हो गया। ठीक, तो ये टाइम्स। और कौन सा फॉर्म होता है? फ्रैक्शन, 1/2, 3/4, ये सब भी क्या है? रेशो। तो 1/2 क्या बताता है कि जो एक चीज 2 है तो दूसरा उसका 1 है, एक चीज 4 है तो वो दूसरा उसका थर्ड पार्ट है। ठीक, तो ये 4 तरीके हैं जिसमें हम अपने रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एम आई क्लियर हियर? ठीक है, तो ये तो हमने रेशियो को डिफाइन कर दिया। तो सर अभी तक अकाउंट से रिलेटेड आपने कोई भी बात नहीं करी है, अब आते हैं अकाउंट्स पर। सो आपको ये समझ में आ गया कि रेशियो होता क्या है? रेशियो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में हमें रिलेशनशिप जनरेट करके देता है, कंपैरिजन करके देगा कि इनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है मैथमेटिकल टर्म्स में। फिर हमने पढ़ा कि सर ये रेशियो एनालिसिस हम पढ़ क्यों रहे, चैप्टर पढ़ क्यों रहे? क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो मुझे हेल्प करेगा किसमें? एनालाइज। किसको एनालाइज करने में? हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको एक वाइडर आउटलुक से देखने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। इसलिए हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सर ओके, ये सब समझ में आ गया, लेकिन ये होगा कैसे? तो हियर कम्स टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो हम लोग रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का एक्चुअल नाम क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज। हमें सारे रेशियोज नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ वही रेशियोज पढ़ने हैं जो हमें अकाउंट्स में काम है। ओके, सो रेशियोज बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रॉडली हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। So first type of ratio which we will be learning are known as liquidity ratio. पहले नाम की बात कर देते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड टाइप ऑफ रेशियो जो हम पढ़ेंगे उनका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड टाइप जो रेशियो हम पढ़ेंगे उसे हम बोलेंगे एक्टिविटी रेशियोज। और जो फोर्थ और फाइनल हमारा रेशियो है वो हमारा कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, तो 4 तरीके की ब्रॉड कैटेगरी है। तो सर क्या इस चैप्टर में हम 4 ही रेशियो पढ़ेंगे? नहीं, हम 4 रेशियो नहीं पढ़ेंगे, 4 ब्रॉड कैटेगरी है। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियोज हैं, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 रेशियोज हैं, एक्टिविटी रेशियो के अंदर में 5 रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में 5 रेशियोज हैं। सो कुल मिलाकर टोटल कितने रेशियोज हमें पढ़ने हैं? 10 + 4 14 + 2 16, टोटल 16 रेशियोज पढ़ने। 16 रेशियोज, 16 फॉर्मूला, 50 सब फॉर्मूला। तो कितने फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे हमें? 62 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो चिंता मत करो, हमें रटने की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कि वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में बैठ जाएगा। तो जस्ट बी विथ मी, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर, बहुत अच्छा है। और मैं आप में से किसी को भी जज नहीं करूंगा कि आपने पुरानी क्लासेस में क्या किया है। तो इसलिए मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों को भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो अपना ईगो और अपनी शायनेस को दूर कर कर कि कोई दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा या सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जस्ट आस्क। ठीक है, बिल्कुल बिंदास रहिएगा। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना सर, कोई बात नहीं। अगर मैं लाइव क्लास में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आई विल डू समथिंग और द अदर जिससे आपको वो समझ में आ जाए। बट हमारा अल्टीमेट इंटेंशन ये है कि कोई भी चीज हमारे सर के ऊपर से नहीं जानी चाहिए। फाइन, तो ये ब्रॉड कैटेगरी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। तो ये लिक्विडिटी रेशियो करता क्या है?
ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करता है, लेकिन कौन सी पोजीशन? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अभी मैंने आपको एक बैलेंस शीट का एग्जांपल दिया था ना, हमने अपनी बिजनेस की पोजीशन को दो एंगल से देखा था। उस बिजनेस की लॉन्ग टर्म पोजीशन अच्छी थी, शॉर्ट टर्म पोजीशन बुरी थी। तो वो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करते हैं ना, ऐसे रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज। तो कोई भी हमसे पूछे कि लिक्विडिटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करा जाता है? बिकॉज वी वांट टू नो द शॉर्ट टर्म, वी वांट टू एनालाइज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर? एनी डाउट्स टिल नाउ? नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो हमें क्या बताता है? इसका जस्ट ऑपोजिट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, इसके पहले मैं आगे जाऊं, हमने दो वर्ड यूज करे थे कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, दो चीजें जानने के लिए। वो दो चीजें कौन सी थी? एक था फाइनेंशियल पोजीशन और एक था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मुझे कोई आप में से ये बता सकता है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है? कौन सी चीज को पोजीशन बोलेंगे, कौन सी चीज को परफॉर्मेंस बोलेंगे? एनीवन? सर कहना है हाँ, श्योर। सर पोजीशन मतलब एट द एंड आप कहाँ स्टैंड करता है आपका बिजनेस, और परफॉर्मेंस मतलब जो रेगुलर बिजनेस में रिकर कर रही है हमारी परफॉर्मेंस। परफेक्ट परफेक्ट। पोजीशन हमें क्या बताता है? अब मैं इसको थोड़ा और इजी करता हूँ। पोजीशन हमें बताता है हमारे पास क्या है, और परफॉर्मेंस हमें ये बताता है कि जो मेरे पास है उसका यूज करके मैंने क्या जनरेट किया है। और इजी एग्जांपल बता दूं तो, फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास फिक्स एसेट्स है, शॉर्ट टर्म एसेट्स है, बहुत सारे एसेट्स हैं। ये जो मेरे पास एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं, ये बताते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। अब इन एसेट्स का यूज करके मैं इनकम कितनी जनरेट करता हूँ या इनके वैल्यू एडिशन कितना करता हूँ, ये मुझे बताता है मेरा परफॉर्मेंस। और मैं इसको और ज्यादा फिल्टर कर दूं बहुत इजी लैंग्वेज में, तो पोजीशन का मतलब होता है टू नो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वन हैज। और परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कि आप उन एसेट्स और लायबिलिटीज का यूज करके कितना प्रॉफिट और लॉस जनरेट कर रहे हैं। मैं क्लियर हूं दिस? ठीक। सो परफॉर्मेंस मतलब मैं क्या कमा रहा हूं, पोजीशन मतलब कमा कर मेरे पास क्या क्या बच गया है। सिंपल। ठीक। तो ये जो दोनों रेशियो है हमारे पास, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो, ये दोनों रेशियो हमें क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। तो अब हमारा तीसरा रेशियो जो आता है वो कौन सा है? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो हमें क्या बताता है? हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है, इसलिए इसका एक और नाम है परफॉर्मेंस रेशियो। इसका एक और सब नेम है, यूज होता है, दैट इज परफॉर्मेंस रेशियो। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि जो भी आपने अकाउंट्स में पढ़ा, इतने सारी चीजें पढ़ी, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट बनाया, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में बताती है? सबसे प्राइमरी चीज, कि वेदर दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज डूइंग गुड, परफॉर्मिंग गुड और नॉट। कौन सी एक चीज ऐसी है जो हमें ये बताएगी कि ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग एंड हाउ? पीएनएल। हाउ? क्योंकि उसमें हम हमारी जो रिकर करती है बार बार ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और फ्रेम करता हूँ, थोड़ा और बिल्कुल गंवारों की लैंग्वेज में आपसे पूछता हूँ। आपको किसी की बिजनेस का ट्रेडिंग P&L नहीं पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे इंस्टीट्यूट की बात ले लो, आप जानना चाहते हो सर का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको तो मेरा ट्रेडिंग P&L नहीं पता। हाउ यू विल नो कि सर का बिजनेस अच्छा चलता है कि नहीं चलता? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप जज करोगे? सर आपके पास कितने बच्चे हैं और वो आपको कितनी फीस देते हैं, है ना, सबसे पहली चीज। तो अगर मेरे पास कम बच्चे हैं, फीस कम आ रही है, इसका मतलब सर ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मेरे फीस बहुत ज्यादा मिल रही है क्योंकि बच्चे ज्यादा है, इट मीन्स मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। ऐसे ही कोई किसी की दुकान है, अगर उसकी दुकान पे सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है, आपको दिख रहा है कि वो सेल हो रही है बार बार, तो आप समझ जाओगे यार बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यस और नो? जैसे स्कूल है, तो स्कूल में क्या है, फीस कितनी रिसिप्ट हो रही है, कंटिन्यूसली रिसिप्ट हो रही है, उससे पता चलेगा कि यस दिस स्कूल इज डूइंग गुड। तो कौन सी चीज है, एक ऐसी कौन सी चीज है जो हमें बताती है? वो है सेल्स। किसी भी कंपनी का सेल्स हमें बता देता है कि प्राइमरी, एट फर्स्ट इंस्टेंस, बाकी बाकी बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन सेल्स ये बताता है कि मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या
नहीं कर रहा है। और सेल्स को अकाउंटिंग या फाइनेंस लैंग्वेज में किस वर्ड से बोला जाता है? बोला जाता है टर्न ओवर। कभी वर्ड सुना है ये टर्न ओवर? बिजनेस वाले लोग यूज करते हैं, यार मेरे बिजनेस का टर्नओवर अच्छा नहीं है, यार मेरा बिजनेस का इस साल का टर्नओवर बहुत अच्छा था। तो ये टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है? टर्नओवर का सिंपल मीनिंग है ग्रॉस सेल्स। इस साल मैंने कितना रेसिप्ट जनरेट किया बाय सेलिंग आउट माय गुड्स। तो किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस किससे पता चलता है? उसके सेल्स से। और सेल्स का एक और नाम क्या है पढ़े लिखों वाला? टर्नओवर। इसलिए इस रेशियो का एक और नाम है टर्नओवर रेशियोज। सो कौन से दो पॉपुलर नाम बार बार यूज होते हैं? एक एक्टिविटी रेशियो और ये टर्नओवर रेशियो। ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो सर ये तो टर्नओवर रेशियो, तो ये क्या बताते हैं? एक्टिविटी रेशियो हमें क्या बताते हैं? हमारे बिजनेस की इफिशियंसी बताते हैं। इट शोज एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। सर कैसे, किस चीज से एफिशिएंसी बताते हैं? कि हम अपने एसेट्स को कितना बेटर तरीके से यूज कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं हमारे परफॉर्मेंस रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। और फिर लास्ट वाला रेशियो हमारा कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये हमें क्या बताता है? प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं जो आपको पता है। आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, सुना हुआ है सबने ये वर्ड? ठीक है। एक बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% है, ये बिजनेस ए है। और नेट प्रॉफिट जो है वो 5% है। एक दूसरा कंपनी है, कंपनी बी, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 12% है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 8% है। बताइए कौन सा बिजनेस आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? बी। बी। तो एक नेहल तो बी बोल रही है, बाकी दूसरे? हाँ कुछ बी। बी सबको तो सब गलत है। सबसे अच्छा बिजनेस ये वाला है। आप बोलोगे सर इसमें तो 5% बच रहा है। पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा, यही चीज हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो इसका जीपी देखो कितना है, 40%। जीपी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट प्राइस। मतलब आपका बिजनेस का 100 रुपए की चीज अगर आप खरीदते हो ना, तो ऐसे आप 400 रुपए में बेच रहे हो। नहीं, 400 रुपए में नहीं, 40% है ना। मतलब अगर 100 रुपए में सेल कर रहे हो ना, वो चीज आपने 60 रुपए में खरीदी है। 60 की चीज को 40 में सेल कर रहे हो। यहाँ क्या हो रहा है? 78 रुपीज की नहीं, 88 रुपीज की चीज को मैं 100 रुपीज में बेच रहा हूँ। और यहाँ पर 60 रुपीज की चीज को मैं 100 रुपीज में सेल आउट कर रहा हूँ। मार्जिन देख रहे हो कितना ज्यादा है? तो अगर मुझे किसी धंधे में घुसना होगा ना, तो मैं ये वाले धंधे में घुसूंगा, क्योंकि यहाँ मार्जिन बहुत है। अब आप बोलोगे बस सर नेट प्रॉफिट तो कम है ना। आप नेट फाइनल रिजल्ट देख रहे हो। ये नेट प्रॉफिट कैसे आता है? इस जीपी में से अदर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। अगर मैं अपने अदर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर लूं, तो फिर कौन सा बिजनेस अच्छा होगा? है ना, ए होगा ना। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग ट्रेडिंग पर्पस से ये भयंकर बढ़िया बिजनेस है। मार्जिन बहुत है, इसका मतलब मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं खर्चे कर सकता हूँ। इधर मेरी ग्रॉस प्रॉफिट ही 12% है, तो मुझे खर्चे करने में डरना पड़ेगा। भाई मैं कमाई 12% रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल का बिजनेस है। आपको पता है मेडिकल के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? आपने सुना होगा कि एक मेडिसिन है जो 3000 की किसी ने दी मुझे ड्यूरिंग कोरोना टाइम में, हमने देखा था। जबकि वो कहीं से 500 रुपए में भी मिल जाती है मुझे। तो सोचिए मार्जिन कितना है। ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर इसका ज्यादा है। तो ये चीजें, ये हमें कैसे करना है, कौन सा प्रॉफिट कौन सी चीज शो करता है, ये सारी चीजें हम कौन से रेशियो में देखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। एम आई क्लियर ऑन दिस? बहुत बढ़िया। तो अभी तक मैंने आपको कोई कैलकुलेशन, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कौन से टाइप ऑफ रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ रेशियो। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी, जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म पोजीशन बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में मेरे पास क्या है क्या नहीं है। सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म पोजीशन बताता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास कौन से आइटम्स रखे हैं। एक्टिविटी रेशियो हमें ये बताता है कि जो चीजें मेरे पास हैं तो उनका यूज कितना अच्छे से कर रहा हूँ। और प्रॉफिटेबिलिटी ये बताता है कि ये सब कुछ यूज करने के बाद मैं प्रॉफिट कितना जनरेट करता हूँ, मेरे पास बचता कितना है। फाइन। तो अब हमने ये जान लिया कि कौन सी चीज क्या बताती है। अब हमें जाना है कैलकुलेशंस के ऊपर।
तो आज मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा टॉपिक ही उठाऊंगा, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, नहीं एकदम हैमर मारेंगे तो फिर दिमाग सड़ जाएगा हमारा। तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। एक बार जब हमें लगेगा कि नहीं सर अब मेरा दिमाग जो है अकाउंट्स में घुस चुका है, तब हम स्पीड को बढ़ा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लिक्विडिटी रेशियोज। अमोली, लिक्विडिटी रेशियोज हमें क्या बताते हैं? सर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ वेरी गुड, बिजनेस। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? पोजीशन किससे पता चलती है? आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज से। हम कौन सी पोजीशन देखना चाह रहे हैं? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए वर्ड हम अकाउंट्स में कौन सा यूज करते हैं? करंट। तो अगर मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कंपेयर कर लूं तो मुझे मेरे लिक्विडिटी रेशियोज मिल जाएंगे। समझ में आया? इसका मतलब इस पूरे लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? करंट एसेट्स की बात करेंगे और करंट लायबिलिटीज की, और किसी चीज की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट टू नो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो सबसे पहला रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उस रेशियो का नाम है करंट रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है करंट रेशियो। अच्छा, करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो कंपेयर करता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो हमें क्या बताता है? इट शोज द कवर ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए मेरे पास कितना करंट एसेट्स का कवर है। तो कवर जो होता है वो ऊपर होता है कि नीचे होता है? ऊपर होता है। हमें कवर किसको करना है? लायबिलिटीज को कवर करना है। तो जिस चीज को कवर करना होता है वो नीचे होती है, और जिस चीज से कवर करते हैं वो ऊपर होता है। सो वी हैव टू पे आवर लायबिलिटीज। तो हमें लायबिलिटीज को कवर करना है, तो लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में आ गए। और किस चीज से कवर करना है? करंट एसेट से। तो करंट एसेट्स हमारा न्यूमरेटर में आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट में हम यूज करेंगे CA अपॉन CL। फाइन, ठीक है। तो कोई भी पूछे कि भैया करंट रेशियो कैलकुलेट क्यों करते हैं, तो ये हमें सर भैया ये हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। कोई पूछे कैसे, ये हमें बताता है कि करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमारे पास कितना कवर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो 3 लाख है और करंट लायबिलिटीज जो है वो 1 लाख है, तो मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है। तो कुशागर बताओ, बिजनेस की पोजीशन कैसी है? अच्छी है कि बुरी है? और अच्छी है तो क्यों, और बुरी है तो क्यों? सर अच्छी है पोजीशन, क्यों क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा है, मतलब मेरा हाई कवर है। बहुत, मेरे पास मार्जिन बहुत ज्यादा है। लायबिलिटीज को पे करने के लिए मेरे पास बहुत मार्जिन रखा हुआ है, तो मुझे टेंशन नहीं है। तो अगर मेरे लायबिलिटीज वाले आज पैसा मांगने आ भी जाए, मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है, आई कैन पे ऑफ वेरी इजीली। यस और नो? सो दिस इज व्हाट करंट रेशियोज शोज। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को पूरी तरीके से पता ही नहीं है कि करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं और करंट लायबिलिटीज कौन कौन से होती है। तो पहले हम करंट एसेट्स की बात करते हैं। लायबिलिटीज गंदी चीजें होती हैं, बाद में गंदी चीजों को दूर रखते हैं। करंट एसेट्स, बताइए एग्जांपल करंट एसेट्स का लाइन से। अमोली, करंट एसेट का एक एग्जांपल बताओ। सर प्लांट एंड मशीनरी। वेरी गुड, हम 100% मार्क्स ले आए। प्लांट एंड मशीनरी लॉन्ग टर्म एसेट होता है, नॉन करंट, क्योंकि वो लंबे समय अच्छा तक। हाँ। ओ याद आ गया, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है सबका। नेहल, एक करंट एसेट का नाम बताओ। बैंक, क्या? बैंक बैलेंस। ओके, बैंक एंड कैश बैलेंस दोनों साथ में लिख लेता हूँ। कित्या, किसी एक करंट एसेट्स का नाम बताओ। सर कोई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है।
सर आया, मुझे आया, बताऊं? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, करंट होता डेटर, है। सॉरी, डेटर यस, डेटर डेटर ले डेटर्स। लेते हैं सर। डेटर्स। और डेटर से ही जुड़ा एक और वर्ड होता है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कुशाग्र किसी और करंट एसेट का नाम बताओ। सर और क्या बचा है इसमें? कभी वर्ड सुनो, स्टॉक। स्टॉक्स, हाँ स्टॉक्स। ठीक है ना, स्टॉक सुने ना। स्टॉक क्या होता है? गुड्स जिनको हमें सेल करना है। इससे बड़ा करंट एसेट हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि हम खरीदते ही बेचने के लिए हैं। ठीक है, तो जो गंवार लोग होते हैं, जैसे जैसे हम 11th क्लास में थे तो हम लोग स्टॉक बोलते थे। पढ़े लिखे लोग स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी। ठीक है, और किसी को कोई एग्जांपल याद आ रहा है किसी करंट एसेट का? तो गित्या ने एक वर्ड बोला था, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म भी होता है। तो गित्या उस वक्त बोल तो सकती थी शॉर्ट सर टर्म शॉर्ट टर्म भी होता इन्वेस्टमेंट ले लो। है। वेरी गुड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक और वर्ड यूज होता है, करंट इन्वेस्टमेंट। और ऐसे ही एक टाइप का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और होता है, जो आपने नाम नहीं सुना, अब आप बार बार सुनोगे। उसका नाम क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है? सिक्योरिटी का मीनिंग वो सेव करके रखना नहीं होता है। फाइनेंस में सिक्योरिटी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदते हो, तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर खरीदे इस पर्पस के लिए कि मैं उसको बहुत जल्दी सेल कर दूंगा। तो इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कुछ नहीं होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है। एम आई क्लियर? तो दीज थ्री आर इन्वेस्टमेंट। ये तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट है। कौन से वाले? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अलग अलग नाम है बिकॉज ऑफ अलग अलग पर्पस। ठीक, चलिए इसके अलावा कोई और याद आ रहा है किसी को? नहीं। कभी वर्ड सुना है प्रीपेड एक्सपेंसेस? हाँ सर, वो माइनस करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में और करंट एसेट्स में लिखते थे। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी एक करंट एसेट होता है। फाइन। इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? नाम सुना है अक्रूड इनकम? कोई ऐसा है जिसको अक्रूड इनकम का मतलब नहीं पता? आई कैन एक्सप्लेन। नहीं पता? अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने कमा तो लिया है पर हमें मिला नहीं है। तो ये जो अक्रूड इनकम होता है, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म एसेट ही होता है, करंट एसेट ही होता है, क्योंकि हमें नियर फ्यूचर में मिल जाएगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट मुझे रिसीव होना था बट स्टिल आई हैव नॉट रिसीव द इंटरेस्ट, तो मेरा अक्रूड इनकम हो गया। ठीक है, तो अक्रूड इनकम भी हमारा एसेट होता है, क्योंकि मैंने अर्न तो कर लिया, इट इज माय इनकम, बट सिंस आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, तो वो मेरा एसेट हो गया। क्योंकि एसेट क्या होता है? जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो ये पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज माय एसेट एंड इट इज अ करंट एसेट। क्लियर? इसके अलावा कोई नाम सुना है किसी करंट एसेट का? सर इतने ही बहुत हो गए, अब बाकी क्या? ठीक है, अब एक और चीज बताते हैं। ये जो इन्वेंट्री है गाइस, इन्वेंट्री में आपको तीन चीजें मिलेंगी। तीन नहीं, चार। चार तरीके की इन्वेंट्री होती है हमारे बिजनेस में। कौन कौन सी? सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल। तो अगर कहीं आप रॉ मटेरियल देख लो, उसे भी करंट एसेट्स मान लो। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमें देखने को नहीं मिलेगा बट स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी हमारा स्टॉक ही होता है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? मैं रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन लाइन में डाल दिया, अभी पूरी तरीके से फिनिश गुड्स में बनके तैयार नहीं हुआ है, तो वो भी स्टॉक का ही पार्ट है। तीसरा होता है फिनिश गुड्स, मतलब बन के गुड्स तैयार हो गए, बिके नहीं है अभी, ये भी स्टॉक है। और एक स्पेशल चीज होती है, वो होती है लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। तो ये क्या होते हैं? तो हर कंपनी, हर फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी, जैसे हमारे घर में भी होता है ना, हमने ग्रीस, फेविकॉल, बड़े सेलो टेप और स्टेशनरी का सामान, ये स्टेशनरी तो नहीं बोलूंगा, कुछ नट बोल्ट वगैरह घर फैक्ट्रीज में रख के बहुत बल्क में खरीद कर आ जाते हैं, तो ये कभी भी हमें यूज आ सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स। तो ये भी किसमें आते हैं? इन्वेंट्री में। तो ये चारों चीजें इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स। इनमें से किसी भी वर्ड में कोई डाउट है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम रटे। जब आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा ना, तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे इसको अप्लाई कैसे करना है। फाइन, यहाँ तक ठीक है? बहुत बढ़िया। एक बार सर एक डाउट था।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हाँ सर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो मैंने इन्वेस्ट किया और इसको मार्केटेबल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसको खरीदने का मेरा पर्पस था कि मैं बहुत जल्दी इसको सेल कर दूंगा मार्केट में, तो इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसको चलो अब तुमने पूछा है तो मैं थोड़ा और डीप में जाता हूँ। एक होता है इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट खरीदने का पर्पस ये है कि मैं इसको 3-4 साल तक होल्ड करके रखूंगा, तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं 7-8 महीने में सेल कर दूंगा इसको, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम कभी कभी कुछ सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स इसलिए भी खरीदते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग सुना होगा आपने, आज खरीदा शाम को बेच दिया, कल बेच दिया, परसों बेच दिया। तो ऐसे पर्पस के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिंपल। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की, बट दीज ऑल आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो ये करंट एसेट की लिस्ट थी। करंट लायबिलिटीज की भी लिस्ट देख लेते हैं, वो करंट एसेट से थोड़ी छोटी है, करंट लायबिलिटीज। क्योंकि जब तक हमें वर्ड्स नहीं पता होंगे ना, तब तक हम फिर एनालाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए, करंट लायबिलिटीज तो अमूली एक ऑलरेडी बता चुकी है, क्या, द सुंदरी क्रेडिटर्स। और बताइए। सर The बिल्स bills पे payable. बिल्स पेबल, ओके। कुशाग्र बताओ। सर इसके आगे तो पता ही नहीं मेरे को। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हो में गया। तो हो गए। सर शॉर्ट टर्म लोन आता है क्या? हाँ, ये शानी है बहुत क्या। मैं उसको क्या? लोन बोलूंगी तो सर बोलेंगे लोन तो लंबे समय का, शॉर्ट टर्म लोन बोल लेती है। चलो कोई नहीं, ले लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि लोन लायबिलिटी होती है और शॉर्ट टर्म हो गया तो सर करंट लायबिलिटी है। बढ़िया, चलो ओके। और सर आउटस्टैंडिंग इनकम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ, ये वर्ड सबने सुना होगा, सॉल्व करने आता था कि नहीं आता वो अलग बात है, वर्ड जरूर सुना होगा। आउट और में सर उल्टा क्या, प्रीपेड इनकम। कौन बोल रहा है प्रीपेड इनकम, शर्म कर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओवरड्राफ्ट। एडवांस इनकम। पहले पहले रुक जाओ कुछ आगे। तो जो तुमने प्रीपेड इनकम बोला ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम। प्रीपेड जनरली एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है और एडवांस वर्ड जनरली इनकम के लिए यूज होता है। यस कुछ आगे। बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी नाइस, बुक में से देखकर बता दिया। बुक मेरे पास है ही नहीं अभी। अरे तो खुद ही बताया, वेरी नाइस। बैंक ओवरड्राफ्ट, सबको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं पता हो बैंक ओवरड्राफ्ट? मैं बता सकता हूँ, मुझे आता है, पढ़कर रहे हैं आजकल। सबको पता है ना नेगेटिव बैलेंस, तो अगर बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है तो वो करंट एसेट है, बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक, और कोई याद आ रहा है? नहीं सर, अभी इतना ही आता है। ठीक, अभी सर ना मैं सर वो हाँ हाँ सैलरीज पेबल होता है, हाँ, उसी को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक वही है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, गुड गुड। नहीं तो बोले एक तो बताया और ऊपर से सर गुड भी नहीं बोल रहे। तो आउटस्टैंडिंग के लिए वर्ड यूज क्या होता है, पेबल्स। तो सैलरी पेबल, वेजेस पेबल, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं। अब देखो यहाँ पर विद्या ने एक वर्ड बोला था, इस वर्ड को मैं बाद में लेता पर उसने पहले बोल दिया था तो इसलिए मैंने लिख दिया था। ये वर्ड लिखा है लोन। ठीक है, आपको लोन जो वर्ड है वो दो तरीके से मिलेगा, एक आपको लोन देखने को मिलेगा और आपको एक मिलेगा लोन एंड एडवांसेस साथ में, ऐसा। तो याद रखिएगा ये दोनों सेम चीजें नहीं है। लोन, सिर्फ लोन लिखा है इसका मतलब हमने लोन लिया है, और ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। और लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब मैंने किसी को एडवांस में लोन दिया है। सो अगर कहीं हमें वर्ड सुनने को मिलेगा लोन, इट मींस इट इज अ लायबिलिटी। अगर मुझे कहीं वर्ड सुनने को मिलेगा लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये मत सोचिएगा कि यार ये लोन है मतलब लायबिलिटी होगा, नहीं, वर्ड लिखा है लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये हमारा क्या होगा, ये रहता है लोन गिवन, जो हमने लोन दिया है। और जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एसेट। सो जैसे गित्या ने बोला कि सर शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी होगा, ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपको दिख गया, लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो हमारा करंट एसेट हो जाएगा। Am I clear on this? क्या ये लिस्ट सबने लिख ली है?
क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपनी बकबक थोड़ी सी कम बंद करूंगा और एक सिंगल क्वेश्चन के बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक, सबने लिख लिया, पूरा लिस्ट लिख लिया? अगर लिस्ट नहीं भी लिखा होगा तो ये जो फाइल है मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो सब शेयर होगा आप लोगों के साथ। आई जस्ट वांट आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाएगा, क्योंकि ओनली ये नोट्स है जो आपको आगे जाके हेल्प करेंगे। तो मैं चाहूँ तो मैं बोलूंगा ओके ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको दे दूंगा, बट जब तक तुम खुद नहीं लिखोगे वो नोट्स दिमाग में घुसेंगे नहीं। सो आई वांट, मैं तो तुम्हें दूंगा बट इट शुड बी इन योर हैंड राइटिंग ऑल्सो। ओके, सो बहुत बकबक हो गई, इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। आपकी टीएस ग्रेवाल बुक नहीं होगी, मैं आपके सामने रख देता हूँ बुक को। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, लिक्विडिटी रेशियोज का पहला क्वेश्चन। करंट रेशियो और क्विक रेशियो, तो अभी हम क्विक रेशियो के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा? अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? देखो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें बस सॉल्व करते जाना। तो आप कैसे लिखोगे? जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है तो सॉल्यूशन 1 मैंने लिखा, सबसे ऊपर आप फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। तो अगर आप सॉल्व नहीं करो, फॉर्मूला भी लिखकर आ जाओ, 1/4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आउट ऑफ अगर 2 का क्वेश्चन है 0.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा? मुझे करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। आई कैन यूज दिस शॉर्टकट CR, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक लाइन मारूंगा, क्योंकि मुझे लाइन मारना बहुत अच्छा लगता है। ये वाली लाइन हो, दूसरी वाली नहीं, मेरी उम्र हो गई, अब छोड़ दिया। ठीक, फिर आप नीचे क्या करोगे? आप यहाँ पे लिख लोगे करंट एसेट्स, और आप यहाँ यहाँ या नीचे जहां पर भी आपको ऐसा लगे। तो ये लाइन जो मैंने खींची है, इस लाइन के नीचे ये हमारा क्या हो रहा है? ये वर्किंग नोट्स है हमारे। अब यहाँ मैं किसी भी सीक्वेंस में सॉल्यूशन कर सकता हूँ। मेरा मेजर आंसर ये है, मेन आंसर ये है, ऊपर वाला। ये फॉर्मूला चाहिए, और ये फॉर्मूला में फिगर कैसे आया वो, मैं करंट एसेट्स लिख लिया, करंट लायबिलिटीज लिख लिया। अब मैं सारी करंट एसेट्स का नाम लिखकर यहाँ पर शॉर्ट में नाम लिख लूंगा, क्योंकि वर्किंग नोट में, दिस इज वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। तो आप एक काम करना, जब आप अपना मेन फॉर्मूला लिखोगे ना, यहाँ फुल फॉर्म यूज कर लेना, तो वो टेंशन भी खत्म हो जाएगा। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर करंट एसेट्स यहाँ सारे लिख लूंगा, उनको प्लस कर दूंगा, करंट लायबिलिटीज यहाँ लिख लूंगा, उनको प्लस कर दूंगा, यहाँ अमाउंट लिख लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में, चलो हम लोग डिसाइड करते हैं, ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? लाइबिलिटीज करंट। लायबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपने पास क्वेश्चन होगा, हम ट्रेड पेबल्स शॉर्टकट में यहाँ पे लिखते जाएंगे, ट्रेड पेबल्स 1,75,000। एडवांस टैक्स, देखो कैसे समझे, अब हमको नहीं आता है ना, थोड़ा दिमाग लगाना। टैक्स होता है एक्सपेंस, मुझे पे करना है, लेकिन मैं एडवांस में दे चुका हूँ, तो एक ऐसा एक्सपेंस है जो मैं पहले ही पे कर चुका हूँ, तो वो मेरा एसेट होगा कि लायबिलिटी होगा? एसेट होगा। Asset. तो मेरा एक्सपेंस मैंने पहले, तो मैं करंट एसेट्स में लिख लूंगा एडवांस टैक्स 10,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब लोन, शॉर्ट टर्म मतलब करंट, तो ये हो गया करंट लायबिलिटीज 25,000। फिर एक्रूड इनकम, अभी अभी मैंने तुमको बताया कि एक्रूड इनकम क्या होता है? करंट एसेट्स होता है, 5,000। फिर अदर करंट लायबिलिटी, नाम में ही करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, उसको करंट लायबिलिटी में लिख लेंगे 50,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन हमें पता है लायबिलिटी होती है, सबने पढ़ा है, प्रोविजन लायबिलिटी होता है, और शॉर्ट टर्म है तो वो भी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, 3 लाख। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी हमने पढ़ा, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होगा, 12,500। फिर इन्वेंट्री करंट एसेट्स 2,37,500। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? करंट एसेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल 8,50,000। फिर करंट इन्वेस्टमेंट, ये अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, करंट नाम में ही करंट है और इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो करंट एसेट्स में लिख लेंगे 25,000। प्रोविजन, प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी रहती है, ठीक है, प्रोविजन 75,000। कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट 25,000। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो जब भी एडवांस वर्ड आ गया तो मतलब वो एसेट है, 10,000।
ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब सारा काम कैलकुलेटर का है, प्लस माइनस करना है हम लोगों को। सो कैलकुलेट अगर मैं करूं, यहाँ पर आपके सामने ही कर देते हैं। चलिए, तो पहले करंट एसेट्स का टोटल लगा देते हैं, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 12,500 प्लस 2,37,500 प्लस 8,50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 अगेन एंड प्लस 10,000। तो ये आ रहा है 11,75,000। अब मैं करंट लायबिलिटीज का टोटल लगा दूं, 1,75,000 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000, ये दोनों को प्लस कर दिया, प्लस 75,000, इट इज कमिंग 6,25,000। अब आप क्या करोगे, यहाँ फॉर्मूले में लिख दोगे कि सर टोटल था 11,75,000, तो करंट एसेट्स में 11,75,000, करंट लायबिलिटीज थी 6,25,000, इनको डिवाइड कर देंगे हम लोग, 11,75,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000। सो आंसर इज कमिंग 1.88:1। ये हमारा आंसर है करंट रेशियो। सो करंट रेशियो इज 1.88:1। ठीक है, सो ये 1.88:1 का इंपॉर्टेंस क्या है? सो आज की क्लास में मैंने आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया है। आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपको बताया कि किस किस टाइप के रेशियोज होते हैं, मैंने आपको ये बताया कि वो रेशियोज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैलकुलेट करने का। फिर हम स्टार्ट करें फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो से, जिसको हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया। तो आई होप यहाँ तक कोई क्लियर होगा, अभी तक की क्लास में कोई भी डाउट? सो देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडेज क्लास, पहला क्लास था, और होमवर्क ऐसा नहीं होगा, होमवर्क एक दो छोटे क्वेश्चन होंगे जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी क्लास, वो आप करते हुए आएंगे। तो अभी कोई भी होमवर्क नहीं है, कल हम लोग इसको अब थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करेंगे करंट रेशियो को। किसी को कोई भी डाउट नहीं? तो आई होप आज की क्लास प्रोडक्टिव रही, आई होप आप लोगों ने आज की क्लास में सीखा। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, गुड नाइट बोलना चाहूंगा। मैं हूं आपका अपना चीकू भैया, जय श्री राम।